स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम पॉलिटी में हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, प्रेम्बल। आज हम इस चैप्टर में प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रेम्बल क्या है, और साथ ही साथ में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पढ़ लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में भी पढ़ लेंगे। प्रेम्बल और पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 3 चीज़ें आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे आज के टॉपिक के साथ, प्रेम्बल के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रेम्बल क्या होता है, प्रेम्बल होता क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेम्बल क्या होता है। प्रेम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, विच स्टेट रीजन एंड गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली एक प्रेम्बल क्या होता है, एक तरह की समरी होती है। ठीक है, समरी होती है भी, जो हमारी सारी प्रेम्बल, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, उसका एक तरह की एक समरी होती है इस प्रेम्बल में लिखी हुई। ठीक है, जिसको प्रीफेक्स भी बोलते हैं। समझ के प्रेम्बल क्या होता है, बीस वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ना, उसके बारे में छोटी सी जानकारी जो एक पेज पे लिखी होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए ना ये चीज़। चलो अब देखो इसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेल फिजियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी छोड़ दो। इट वॉज मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड। ठीक है, जो प्रेम्बल था ना, ये कब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा बन के तैयार हो गया था ना, उसके बाद प्रेम्बल बना था। ठीक है, उसके बाद प्रेम्बल बना था। ठीक है, सबसे पहले हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उसके बाद प्रेम्बल बना, भी उसमें लिखा भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बना था प्रेम्बल। और एक चीज़ और आपको पता नहीं चाहिए, जो प्रेम्बल है ना, ये ना ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन आए थे ना, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशंस जो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन 1946 में। ठीक है, 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे ना जवाहरलाल नेहरू जी, और 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया था। इसी का जो मॉडिफाई वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, उसी को हम प्रेम्बल बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी का एक मॉडिफाई वर्जन को हम क्या बोलते हैं, प्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो थी इंट्रोडक्शन सारी प्रेम्बल की। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयरली आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इनमें से। ठीक है, जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल को आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, प्रेम्बल को बोला था आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रेम्बल का आईडी कार्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोला था एन.ए. पलकी वाला ने। एन.के. पलकी वाला ने क्या बोला था, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको, प्रेम्बल को। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला था, बोला था के.एम. मुंशी जी ने, के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते, इसको याद कर सकते हैं एन.ए. ना कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है ना, तो कॉलेज में आपके लिए ना कर देते हैं, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। तो आईडी कार्ड ना से याद कर लेंगे। ठीक है, हॉरोस्कोप को कैसे याद कर सकते हैं, देखो मुंशी जी हॉरोस्कोप होता है, मुंशी के बाद क्या होता है, हॉरोस्कोप होता है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, के.एम. मुंशी ने, और आईडी कार्ड किसने बोला था, एन.ए. पलका वाला ने। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ये प्रेम्बल है। ठीक है, आपके जो बुक, आपने जब एनसीईआरटी बुक होगी ना, आपके एनसीईआरटी, जब आप छोटे क्लास में एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, उसकी फर्स्ट पेज पे लगा होता है प्रेम्बल। ठीक है, जो इसे सबसे ऊपर लिखा होता है ना, ये होता है नेचर, ये प्रेम्बल का नेचर है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव भी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, और नीचे क्या लिखे हुए, डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन देखो कब लिखे हुए, नवंबर 1949। ये क्या डेट ऑफ अडॉप्शन किसकी, प्रेम्बल की। ठीक है, वही, ये किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। अब इनमें ये डिफरेंट वर्ड है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, और जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे प्रेम्बल के अंदर। आपको इसी ऑर्डर में ये वर्ड याद करने हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, सॉवरन लिखा हुआ है, फिर सोशलिस्ट लिखा हुआ है, फिर सेकुलर लिखा हुआ है, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी, उसके बाद फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इनका मतलब क्या है, यही आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। समझ गए, यही आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखो सबसे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, इसका मतलब है सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पावर कहाँ से लेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से लेता है, पीपल से लेता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से लेता है, पीपल से लेता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किससे बनाया, पीपल ने बनाया, सारे इंडिया के बंदों ने इकट्ठे मिलकर बनाए। ठीक है, इसका मतलब ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया का। ठीक है, समझ गए चीज़। चलो अब चलते हैं आगे आगे, एक एक करके जो सारे ये वर्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोशलिस्ट। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोशलिस्ट, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सोवरन लिखा हुआ है। सोवरन, सोवरन का मतलब क्या है, सोवरन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेटेड
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो सॉवरन का मतलब क्या है भी हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। इंडिया जो अपने फैसले खुद ले सकता है, इस पर कोई बाहर वाला देश आके ये नहीं कह सकता भी इसको ऐसे ही करो, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर यूएसए ऐसे नहीं कह सकता भी ऐसे एक इन्होंने लॉ पास कर दिया, ठीक है, भी ये लॉ इंडिया को करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पे कोई दबाव नहीं पा सकता, कोई भी हमारे पे बाहर से कोई दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। कोई एक्सटर्नल सोर्स क्या नहीं डाल सकता, हमको नहीं बता सकते हमको कि अपना इंडिया कैसे चला रहा है। ये हमारे इंडिया के बंदे ही हैं जो अपने लॉ खुद बनाएंगे, ठीक है। कोई बाहर का बंदा आके हमारे पे दबाव नहीं डाल सकता। ये होता है सॉवरन का मतलब, ठीक है। डिसीजन क्या हम खुद बनाएंगे, अपने मेक डिसीजन इंटरनली खुद अपने डिसीजन बनाएंगे। कोई बाहर का बंदा आके हमको कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, यूएसए का या यूके का हो, ठीक है। जैसे पहले जब जो हमारा इंडिया था वो किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंदर था, इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड की रानी बोलती थी, राजा बोलता था, वैसे इंडिया को करना पड़ता था। पर अब नहीं, अब तो सिर्फ इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया सॉवरन हो गया, ठीक है। सॉवरन का मतलब समझ गए। चलो अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनरशिप ऑफ लैंड इंडस्ट्री, रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटी। इसका मतलब सोशलिस्ट का मतलब ये है भी अगर इंडिया में पैसे, जैसे इंडिया में टैक्स आ गया, ठीक है। टैक्स से क्या, गवर्नमेंट के पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, टैक्स से इकट्ठे होते हैं ना। जो ये टैक्स है ना, ये सारे पीपल में इक्वली बंटना चाहिए, ठीक है। इक्वली ये टैक्स के पैसे इक्वली बंटने चाहिए, ना कि एक बंदे में बंटने चाहिए, ठीक है। ये होता है टैक्स का मतलब। जैसे टैक्स से क्या बनेगी, सड़क बनेगी, टैक्स क्या बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी। जैसे सड़क तो चलो सबके लिए, तो जो लाइब्रेरी बनी है टैक्स से, ये सारे पीपल यूज़ कर सकते हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जर्नल हो, किसी पे भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है सोशलिस्ट का मतलब। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली शुड शेयर इक्वली इन सोसाइटी, ठीक है। इक्वली सोसाइटी में शेयर करनी है, सोशलिस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया क्या है, सोशलिस्ट है। रशिया क्या है, सोशलिस्ट है। वेल्थ क्या होती है, सारी सरकार के अंदर होती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है सारी वेल्थ, ठीक है। और यूएसए क्या है, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब जो वेल्थ है वो किसके अंडर है, वो प्राइवेट एंटिटी के अंदर है। और जो इंडिया मिक्सड है, ठीक है। ये तीन तरह की इकोनॉमिक्स होती है, देखते हो, सोशल इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक मिक्सड इकोनॉमी, जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों आते हैं, ठीक है। वो इंडिया है। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी होती है, ये हम इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, अब नहीं इसको छेड़ रहे, ठीक है। इसको हम इकोनॉमी ही पढ़ेंगे, ठीक है। सोशली, कैपिटलिस्ट और मिक्सड। इंडिया एक मिक्सड इकोनॉमी है, ठीक है। ये हम जब इकोनॉमी करेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सेकुलर। पहले ट्रिपल एस लिखे हुए हैं, ठीक है, पहले एस लिखे हुए हैं, एस, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेकुलर लिखा हुआ है। सेकुलर का मतलब क्या है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या है, हमारा जो इंडिया है सारे रिलीजन को एक मात्र मानता है, ठीक है। किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करता भी ये रिलीजन ऊपर है, हिंदू ऊपर है, सिख ऊपर है, क्रिश्चियन ऊपर है, मुस्लिम ऊपर है, ना किसी को नीचे मानता, ठीक है। सेकुलर का मतलब ये होता है, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम, और हर सिटीजन के पास पूरा फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, किसी भी रिलीजन को कर सकता है, फॉलो कर सकता है, समझ गए। ये होता है सेकुलर का मतलब। इसके बाद है जो हमारा इंडिया, वो क्या है, डेमोक्रेटिक। इसके बाद देखो कौन सा वर्ड लिखा हुआ, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ बाय फॉर द पीपल, ठीक है। जो सरकार है वो कौन बनाएगा, पीपल बनाएगा। पीपल कैसे बनाएंगे, इलेक्शन करके। इलेक्शन में पीपल वोट डालेंगे, उससे क्या बनेगी, सरकार बनेगी, ठीक है। ये होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, समझ गए। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट रूलर, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, समझ गए। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब जो मेन सोर्स गवर्नमेंट बनाने में कौन गवर्नमेंट बनाएगा, पीपल बनाएंगे, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। ये होता है डेमोक्रेटिक का मतलब। इसके बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है हमारे रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, द हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट हेरिडिटरी। रिपब्लिक का मतलब ये है, जो हमारा इंडिया रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो हमारा जो हेड है ना, जो हमारा मतलब जो हमारा हेड बनेगा, ठीक है, जो पीएम, वो कैसे करके आएगा, वो इलेक्टेड पर्सन आएगा, इलेक्शन के थ्रू आएगा, ना कि हेरिडिटरी भी राजा का बेटा ही राजा होगा, ठीक है, इलेक्शन से आएगा। पर यूके में क्या है, यूके में हेरिडिटरी है। यूके में क्या है, यूके इज़ नॉट रिपब्लिक, यूके रिपब्लिक नहीं है। देखो पहले क्वीन है, क्वीन का जो बेटा होता है वो किंग बनता है, फिर ऐसे करके उसके आगे बेटा क्या बनता है, यूके में क्वीन और किंग बनता है, ठीक है, समझिए। पर इंडिया का रिपब्लिक है, जैसे प्रेसिडेंट का बेटा आएगा वो प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा इलेक्शन होगी, ठीक है, समझ गए। फिर रिपब्लिक का मतलब क्या है। इसके बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है, इसको हम याद करते हैं। देखो सबसे पहले कैसे, एस, ठीक है, तीनों एस याद हो गए। उसके बाद क्या था, डॉक्टर, डी आर से डॉक्टर याद कर लेंगे, डॉक्टर जवाहरलाल
डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू EF, ठीक है। देखो पहले ट्रिपल एस डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू EF, ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग टू वर्ड याद करने के निमोनिक बन गए, ठीक है, समझ गए जी। चलो अब इसके बाद कौन सा लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब है सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इक्वालिटी हैव रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल स्पेशली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसका मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब ये है, जस्टिस का मतलब ये है भी हमको किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, सबको क्या करना है, इक्वली जस्टिस देना है, ठीक है। चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो सबको क्या करना है, जस्टिस देना है, इक्वालिटी देनी है सबको। इनइक्वालिटी को क्या करना है, ख़त्म करना है, सोशली इक्वल रखना है, ठीक है। इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है गवर्नमेंट को। वो कैसे कर सकते हैं, बाय रिजर्वेशन। जो हमारे निम्न जाति के लोग हैं, SC ST हो गए ना, उनको बाय रिजर्वेशन दे के क्या कर सकते हैं, सरकार उनको आगे ले जा सकती है, ठीक है। ये होता है जस्टिस का मतलब, सबको क्या करना है, इक्वली जस्टिस देना है इंडिया में। ये लिखा हुआ हमारे प्रेम्बल में। नेक्स्ट वर्ड, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू एल से क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन इन वट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश फॉलो अप द थॉट इन एक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमारे पास लिबर्टी है भी, हम किसी भी कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी सोच सकते हैं और अपने थॉट को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल सकते हैं, कोई भी इसको बैन नहीं करेगा, ठीक है। पर इसमें भी कुछ क्या है, कंडीशंस हैं भी, ऐसे वल्गर वीडियोस नहीं डाल सकते, ठीक है। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल सकते हैं, हम किसी भी भाषण दे सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। हम पूरे क्या है, लिबरल है। लिबरल का मतलब हमारे पूरी तरह फ्रीडम है, ठीक है। पूरी तरह क्या है, फ्रीडम है। हम कोई भी काम भी कर सकते हैं, कोई भी अपना काम भी कर सकते हैं। ये होता है लिबर्टी का मतलब, समझ गए। इसका से मतलब नहीं आएगा, बस आपको यही थोड़ा पता होना चाहिए भी, ये ऐसे अरेंज करने के लिए आ जाता है। वैसे हम मतलब ही पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन में, मतलब भी आपको सबके पता होना चाहिए। लिबर्टी का मतलब भी समझ गए। इसके बाद इक्वालिटी का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। ऐसे लॉ है, लॉ के सामने क्या है, सारे एक बराबर हैं, ठीक है। लॉ के सामने क्या है, सारे एक बराबर है। चाहे वो अंबानी हो, अंबानी के लिए भी सेम लॉ है, अगर वो रेड लाइट क्रॉस करेगा तो उसको भी चालान भुगतना पड़ेगा। अगर चाहे वो गरीब हो, अगर कोई गरीब है वो रेड लाइट क्रॉस करेगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, चालान भुगतना पड़ेगा। तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, समझ गए। चलो इसके बाद जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा है फ्रेटर्निटी का मतलब कहता है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। इसका मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड भी। हम जब प्लेज लेते होते थे, छोटे होते क्लास स्कूल में लेते नहीं होते थे, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। वो होता है फ्रेटर्निटी का मतलब भी, सारे जो हमारे इंडियंस, हमारे जो इंडिया में, उनको एक फैमिली की तरह रहना सबको, ठीक है, ब्रदरहुड की तरह। नो वन शुड ट्रीट फेलो, अपना जो सिटीजन, अपने जो साथ वाला मेंबर है उसको नीचा या ऊपर नहीं किसी को भी मानना हमने। जो अपने साथ वाले उसको कभी भी नीचा नहीं मानना, सबको क्या मानना, एक मात्र मानना, ठीक है। ये होता है फ्रेटर्निटी का मतलब, समझ गए सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा सा, अब ये टर्म्स ली कहाँ से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, ठीक है। LE जो ये सारी वर्ड्स हैं ना, ये हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देखो इसमें लिखा नहीं हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये जस्टिस वाली सारी टर्म कहाँ से लिए हमने, ये हमने लिए हैं रशिया से। ये सारी टर्म्स कहाँ से लिए हैं, रशिया से। बाकी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक ये कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं सारी टर्म्स। ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फ्रांस से कौन से लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, ठीक है। और जस्टिस कहाँ से लिया है, रशिया से। चाहे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के जस्टिस कहाँ से लिए हमने, रशिया से लिए, ठीक है। ये सोर्सेज हमने, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये एक देश से नहीं बना था, इसमें बहुत सारे देशों की मदद ली थी हमने। बहुत सारे देशों के थोड़े थोड़े टुकड़े लिए, ठीक है। बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे पार्ट्स लिए, फिर उसको कंबाइन करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। अब कौन से देशों से कौन से चीज़ लिए हैं वो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टरों में, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं, ये थे प्रेम्बल के ऑल वर्ड्स, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं। अब प्रेम्बल, अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन क्या है, प्रेम्बल अमेंडेबल है कि नहीं, ठीक है। इज प्रेम्बल अमेंडेबल और नॉट, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके पीछे एक केस हुआ था, ये आपको केस याद करना है। केस हुआ था बरूभाई यूनियन केस हुआ 1960 में। बरूभाई 1960 में यूनियन केस हुआ, जिसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, प्रेम्बल अमेंडेबल नहीं है, प्रेम्बल में जो लिख दिया उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ है केशव नंद भारती केस 1973 में, केशव नंद भारती केस 1973 में हुआ, उसमें बोला यस। उसमें फिर अपने जो प्रीवियस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसको क्या कर दिया उसने, ओवरटर्न कर दिया और क्या कह दिया यस, प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल क्या है, अमेंडेबल है, ठीक है। केशव नंद भारती केस में बोला था, KBC केस में क्या बोला था, यस प्रेम्बल इज अमेंडेबल। फिर इसके बाद प्रेम्बल में अमेंडमेंट होती है, एक बार ही प्रेम्बल में अमेंडमेंट हुई है सिर्फ एक बार ही, जब इंदिरा गांधी थी, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। जो 42nd हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1976 में, इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, इसी कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेम्बल है ना, उसमें ना 3 वर्ड जोड़ दिए, कौन कौन से, इंटीग्रिटी, सोशलिस्टिक और सेकुलर, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको याद करते हैं हम ISS आपने सुना होगा ना, ISS से याद करेंगे, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर। ये 3 जो जोड़ी थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारे किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, प्रेम्बल में। ISS, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये 3 वर्ड जुड़े थे। ISS इसको याद कर लेंगे। 42nd अमेंडमेंट आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स थी, वो हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो प्रेम्बल है, इन्फोर्सेबलिटी ऑफ प्रेम्बल, ठीक है। इट इज़ इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, नो, ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कह सकता भी हमारे प्रेम्बल में ये चीज़ लिखी हुई है तो प्रेम्बल को सबूत मान के कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये प्रेम्बल क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसको हम सबूत नहीं मान सकते किसमें, कोर्ट में। इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर रिस्ट्रिक्शन, ये ना ही हमको पावर देता है ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन देता है, ठीक है। लेजिस्लेशन जैसे हमारी पार्लियामेंट को ना ही ये कोई पावर देता है ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन देता है, ठीक है। बट इट कैन कंसीडर एज एड टू लीगल, बस ये एक तरह की क्या देता है, एड देता है, ठीक है। एड मतलब बस ये बताता है मैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या क्या हुआ है। अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत मोटा है, ठीक है। उसको अगर किसी को बात पढ़ने का टाइम नहीं है, जैसे कोई अंग्रेज आए बाहर से आए, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, तो ये बस एक पेज पढ़ लेगा और उसको हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता लग जाएगा भी इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए समझ गए यहाँ तक। चलो अब चलते हैं हम आगे, 1 मिनट, अब चलते हैं हम आगे 1 मिनट, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलो ये था हमारा पूरा प्रेम्बल, हमने आज प्रेम्बल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलो प्रेम्बल के बारे में इतना ही था, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट, ठीक है। हमने कल देखे थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हर चैप्टर एक एक पार्ट पे होगा। तो वो सबसे पहले मतलब हर चैप्टर नहीं, हम 2 पार्ट भी कवर कर सकते हैं, अगर छोटे पार्ट होंगे तो एक चैप्टर में हम 2 पार्ट भी कवर कर सकते हैं, जैसे हम आज 2 पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, वो सारे 22 से 22 पार्ट अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन और टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 1 में, ठीक है। इसके आर्टिकल कहाँ से, 1 से 4, पार्ट 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल, 1 से 4 आर्टिकल हैं पार्ट 1 में, ठीक है। आर्टिकल जो 1 है वो क्या बोलता है, वो बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 क्या देता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है। ये आर्टिकल 1 बताता है। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है इंडिया डैट इज़ भारत, जो हमारे जो देश को नाम क्या दिया है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है क्या देश का नाम है, इंडिया, और क्या है 2 नाम है, इंडिया भी है, डैट इज़ भारत भी है। ये हमारे देश का नाम इंडिया, डैट इज़ भारत, ठीक है। ये क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है भी, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आपस में मिलके, ऐसे छोटी छोटी स्टेट्स आपस में मिलके क्या बना हुआ है, इंडिया बना हुआ है, ठीक है। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ऐसे छोटी छोटी सारी स्टेट मिलके क्या बना हुआ है, इंडिया बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है समझ गए। द स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाई इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ हमारा, हम कल पढ़ा था ना, जिसे हमने क्या लिखा था भी, स्टेट की नेमिंग कैसे होगी, उसकी टेरिटरी कितनी होगी, ठीक है। समझ गए ये चीज़। इसके बाद लिखा हुआ है, इसके अंदर ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आर्टिकल 1 के अंदर। पहला पॉइंट समझ गए,
नेम दिया हुआ है इंडिया को, इंडिया हमारे देश को नाम दिया हुआ है इंडिया, दैट इज़ भारत, ठीक है। वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है जिसमें छोटे छोटे देश मिलकर आपस में बने हुए हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट द टेरिटरी देयरफॉर शैल बी स्पेसिफाई इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज हमारी स्पेसिफाई होनी चाहिए, ये लिखा हुआ सेकंड शेड्यूल में, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट यूटी इन फर्स्ट शेड्यूल, सच अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड, ठीक है। जो हमारे इंडिया में टेरिटरीज कौन कौन सी आएंगी, देखो एक तो स्टेट्स आएंगी इंडिया में, और क्या आएंगी, यूटीज आएंगी। इंडिया में कोई क्या क्या चीज़ आएंगी, स्टेट्स आएंगी, यूटी आएंगी। और अगर हमने किसी दूसरे देश की ज़मीन अपने अंदर ले ली, ठीक है, कैसे, जैसे कि जो गोवा था ना, गोवा को हम आज़ाद नहीं करा पाए थे, और गोवा को हम आज़ाद नहीं करा पाए थे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। 1947 में जो गोवा था वो आज़ाद नहीं हुआ था, वो पोर्टुगीज़ के अंदर ही था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑपरेशन किया था एक, जवाहरलाल नेहरू ने, और गोवा को इंडिया के अंदर लिया था। तो हमने क्या कर ली, ये एक टेरिटरी अपने अंदर रिक्वायर कर ली। तो इसको कौन से आर्टिकल 1 में रखेंगे, आर्टिकल 1 में रखेंगे भी, हमने ये गोवा को भी इंडिया के अंदर एक्वायर कर लिया, समझ गए। बस ये पॉइंट्स आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया दैट इज भारत, ये आपको पता करना है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, भी नेमिंग और यूनियन की टेरिटरी ऑफ यूनियन को कैसे नेमिंग करनी है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर, बस ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो टाइप ऑफ पॉलिटी, देखो टाइप ऑफ पॉलिटी दो टाइप्स के होते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट होते हैं, एक फेडरेशन स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब कहते हैं नो एग्रीमेंट बिटवीन फेडरेशन यूनिट, दे डू नॉट हैव राइट टू सीड फ्रॉम यूनियन, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है, जैसे ये हमारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कोई भी ऐसे, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कोई भी स्टेट ऐसे नहीं है भी वो अपना प्रावधान लेके अलग हो जाए, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में जैसे ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश का ये मन चाहा कि मैं तो अपनी अलग से स्टेट बना लूँ और इंडिया से अलग हो जाऊँ, ये प्रावधान नहीं है इंडिया में, ठीक है। इसको बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, नो एग्रीमेंट बिटवीन फेडरेशन यूनिट, दे डू नॉट हैव राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, मतलब यूनियन से ये अलग नहीं हो सकती एचपी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अलग नहीं हो सकती, समझ गए। और फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, अ न्यू स्टेट दैट इज़ फॉर्म थ्रू ट्रीटी ऑफ और एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस यूनिट, ठीक है। जैसे यूएसए, फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यूएसए ना, हमारा यूएसए क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। जैसे इसमें ना बहुत सारे स्टेट है, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया, इनके बीच में ना एग्रीमेंट साइन हुए, सबके बीच में क्या हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है। सबने एग्रीमेंट साइन किए और सबने कहा हम ये आपस में सारे छोटे छोटे स्टेट जुड़ के एक बड़ा देश बनाएंगे जिसका नाम क्या कहते हैं, यूएसए, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है सारी स्टेट के बीच में एग्रीमेंट साइन होना, समझ गए ये चीज़। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे आपको ये पता है फेडरेशन ऑफ स्टेट यूएसए है और यूनियन ऑफ स्टेट क्या है, इंडिया, ठीक है। ये था हमारा थोड़ा आर्टिकल 1 पता लग गया आपको। अब चलते हैं हम आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 1 क्या था, नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। अगर हमको न्यू स्टेट बनानी है और किसी के बाहर से स्टेट को इंक्वायर करना है, वो आर्टिकल 2 के अंडर क्या करना पड़ेगा, हमको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमको नेम चेंज करना है तो आर्टिकल 1 के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अभी केरला का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, केरला का नाम क्या करना है, केरलम कह रहे हैं करने के लिए, ठीक है। तो ये केरला का नाम केरलम, कौन सा आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 1। और अगर हमको नई स्टेट एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा तेलंगाना अलग होगी थी, ठीक है, तेलंगाना अलग होगी थी, ठीक है। और तेलंगाना छोड़ो, अभी लेटेस्ट में देखो जम्मू कश्मीर जो है अब यूटी बन गई, ठीक है। वो कैसे अलग हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये चेंज हो गई, तो आर्टिकल 2 में चेंज होगा, ठीक है। समझ गए। पार्लियामेंट में लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है, नई स्टेट बन सकती है, तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल 2। ऐसे सिक्किम टू एसोसिएट विद यूनियन, ठीक है। जो हमारा सिक्किम था ना वो भी अलग से था, उसको 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इंडिया में जोड़ा था, ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इंडिया में सिक्किम जुड़ा था, ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जुड़ा था इंडिया में सिक्किम, समझिए। 1975 में जुड़ा था सिक्किम इंडिया में। आर्टिकल सेकंड समझ गए, किसी को भी स्टेट को नई स्टेट को इंडिया में लेकर आना तो आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे, इसमें अमेंडमेंट होगी। इसके बाद आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, ठीक है। ये विद इन ये कहते हैं बाहर से कोई स्टेट आ रही है, ठीक है,
ये क्या था, किसी बाहर की हमने क्या कर ली, इंक्वायर कर ली। जैसे अभी हम पाकिस्तान को इंक्वायर कर लें, ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान को इंक्वायर करें तो आर्टिकल 2 का चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंडिया के अंदर ही, जैसे इंडिया के अंदर ही जैसे हम ले लेते हैं राजस्थान, राजस्थान को हमने 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। एक का नाम राजस्थान रखना है, एक का नाम कुछ भी ABC रखना है, ठीक है। तो हमको और उसकी बाउंड्री ऊपर नीचे करनी है, ठीक है। तो हमको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, आर्टिकल 3, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरनेशन ऑफ एरिया और बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो हमको कौन सा चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 3। समझ गए ये चीज़, आर्टिकल 3 का हम यूज़ करेंगे इसमें। जिसके सब पॉइंट रहने देना, क्योंकि सब पॉइंट अगर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा डीप में चढ़ जाएगा। बस एक बार इसको पढ़ लेना, मैं आपको हैंड रिटन रूल्स दे दूंगा, एक बार इसको आप पढ़ लेना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर्म ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया टू एरिया न्यू स्टेट, डिमिनिश द एरिया, डिमिनिश द रिमिट द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्री, नेम एग्जिस्टिंग एरिया, ऑल्टर द नेम, ठीक है। ये सारे प्रबंधन है ABECDE, ठीक है। कौन सी किस में, आर्टिकल 3 में। इसमें एक नोट है, ठीक है, प्रोवाइडेड एंड नो बिल फॉर पास, ठीक है जी। अगर हमको किसी भी स्टेट का क्या करना है, नाम चेंज करना है ना, किसी भी स्टेट का अगर हमको नाम चेंज करना है या किसी का एरिया छोटा बड़ा करना है, तो कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइड नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस, कोई बिल लाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट की क्या चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए। द बिल हैव रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेचर। और कहाँ पे देखो, अगर हमको किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है ना, या उसका एरिया छोटा बड़ा करना है, तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए हमको, प्रेसिडेंट का अप्रूवल, प्रेसिडेंट से पूछना है। और दूसरी चीज़ स्टेट के लेजिस्लेचर से, स्टेट के लेजिस्लेचर से, ठीक है, स्टेट के लेजिस्लेचर से पूछना और प्रेसिडेंट से पूछना, और हम नाम चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, किस किस की परमिशन चाहिए, एक प्रेसिडेंट की और स्टेट की लेजिस्लेचर की। जैसे अब केरला का नाम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, केरलम करना चाह रहे हैं, तो केरलम जो नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर ने इसको पास कर दिया, भी कर दो, ठीक है। और अब सिर्फ ये प्रेसिडेंट के पास चला गया, बस प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं, जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर दिया तो केरला का नाम चेंज हो गया, केरलम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए जी। चलो अब आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। आर्टिकल 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 4 के अंदर ये लिखा हुआ है, लॉ में अंडर जो 2nd और 3rd के अंदर हमने लॉ बनाए ना, प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को क्या करना पड़ेगा, हमको अमेंड करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ हमारे लॉ आर्टिकल 4 के अंदर। समझ गए चीज़। और जो ऐसे है ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो ये सारे हम अगर किसी के स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी को स्टेट के अंदर लेके आना है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नो सच लॉ फॉर शैल बी डीमेड टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पर्पस, आर्टिकल 368। तो हमको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आई थी 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, ये भी आपको एक याद करनी है, ठीक है। इसके बाद आई थी 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी आपको याद करनी है। 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या थी, इंडिया और बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट। हमने कुछ जो ज़मीन है ना इंडिया की, वो बांग्लादेश को दी थी, और बांग्लादेश की कुछ ज़मीन हमने ले ली थी, ठीक है। ये कब ली थी हमने, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, ठीक है। अगर हमको बाहर से किसी स्टेट को अंदर लेके आना, जैसे पाकिस्तान को इंडिया के अंदर लेके आना, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर अपनी ज़मीन देनी है ना बाहर, अगर इंडिया ने अपना जम्मू कश्मीर, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने इंडिया का कुछ देश किसको दे दिया था, बांग्लादेश को दे दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पर जो बांग्लादेश ने इंडिया को दिया, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपको 2014 में इंडिया और बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बांग्लादेश ने कुछ ज़मीन अपनी दे दी थी और इंडिया ने कुछ अपनी ज़मीन बांग्लादेश को दे दी, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। समझ गए। ये थे हमारे 4 जो थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट कैसे फॉर्म हुई, कुछ वो देखते हैं, कुछ स्टेट फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेस्ड, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज के आधार पे जो सारे लोग थे ना इंडिया, वो कह रहे थे लैंग्वेज के आधार पे हमारी स्टेट बंटनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज के आधार पे हमारी स्टेट बंटनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेस पर अब देखते हैं बटेंगे कि नहीं। अब देखते हैं वो 1947 में क्या हुआ। 1947 में आपको पता है 562 क्या थी, प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट फॉर्म हो गई। प्रिंसली स्टेट जहाँ पे क्या करता था, राजा क्या करता था, राजा तो एक और राजा प्रिंस होता था, प्रिंस के अंदर क्या होती थी, पूरी स्टेट होती थी, ठीक है। प्रिंस के अंदर पूरी स्टेट होती थी। 562 प्रिंसली स्टेट थी 1947 के अंदर। फिर ये सारी प्रिंसली स्टेट क्या करती थी, ख़त्म करती थी,
क्योंकि इलेक्शन की वजह से इलेक्शन करनी थी ना, तो ये सारी प्रिंसी स्टेट को अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, समझ गए थी। जम्मू कश्मीर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कमिटीज़ फॉर्म और लिंग्विस्टिक बेस, भी लैंग्वेज के बेस में स्टेट बटना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले आई धार कमेटी आई। धार कमेटी 1948 में आई धार कमेटी। चेयरमैन कौन थे? इसके धार। इन्होंने क्या कहा? स्टेट शुड बी फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेंस नॉट ऑन लिंग्विस्टिक। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमको स्टेट बांटनी चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे, जो धार कमेटी ने बोला था। ठीक है, उसके बाद JVP कमेटी है, JVP कमेटी। उसके मेंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पता भाई सीतारामन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके रिकमेंडेशन को स्टडी किया और क्या रीएवैल्यूएट किया। ठीक है, रीवैल्यूएट किया। इन्होंने कहा थोड़ी पॉसिबिलिटी है भी, हम लैंग्वेज के बेस पे भी कर सकते हैं। इन्होंने ये पॉसिबिलिटी जताई। ठीक है, उसके बाद एक और कमेटी आई फजल अली कमीशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, SRC। इसके मेंबर कौन थे? ये भी आपको याद करना है, जस्टिस फजल अली, KM पन्याकर और HN कुंजर। ये इन कमेटी ने क्या कहा? इस कमेटी ने मैंने रिजेक्ट कर दिया थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ठीक है, भी एक लैंग्वेज ही होनी चाहिए एक स्टेट में। इस थ्योरी को कर दिया, कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। बट एक्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन लिंग्विस्टिक बेस पे हम कर सकते हैं, पर एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे पंजाब में अकेली पंजाबी बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे केरला में अकेली तमिल बोलनी चाहिए, ये तमिल में अकेली तमिल बोलनी चाहिए। इसको रिजेक्ट कर दिया। पर लिंग्विस्टिक बेस पे कर सकते हैं भाई, जिसमें मेजोरिटी क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी लैंग्वेज है उसको अलग स्टेट बना सकते हैं। ये इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, पर वन लैंग्वेज वन स्टेट को नहीं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो इसके बाद होती है स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आता है 1956 में, और इसमें स्टेट बनती है। ठीक है, कितने हिस्सों में स्टेट बनती हैं? 14 हिस्सों में स्टेट बनती है और 6 हिस्सों में यूटीज हो जाती हैं। 14 स्टेट बनती हैं का स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 में 14 स्टेट बनती है और 6 यूटीज बनती है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को बनती है, ये आपको याद करना है, 1 नवंबर 1956 को। अब कौन कौन सी स्टेट बनती है वो देखते हैं हम। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट बनती है 1 नवंबर 1956 को? अच्छा, ये जो फजल अली कमेटी थी ना, अब ये स्टेट रिकमेंड ये जवाहरलाल नेहरू वाले थे, इन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होनी चाहिए थी। पर 1952 में ना, फिर जब इन्होंने कहा ना भी लिंग्विस्टिक बेस पे नहीं होनी चाहिए, तो एक आंध्र प्रदेश के एक आदमी थे, उनका नाम था पोती सीरा मुल्ला जो थे ना, ये है ना फास्ट अन टू डेथ बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। ठीक है, हंगर स्ट्राइक पे जब बैठ के ना, तो इनकी डेथ हो गई। हंगर स्ट्राइक पे बैठ के इनकी क्या होगी? डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हंगर स्ट्राइक पे बैठ के इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा दंगे फैल गए, जिसके कारण सरकार को जबरन क्या करना पड़ा? फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी पड़ी। कौन सी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी जो लैंग्वेज की बेस पर बनी थी? वो थी आंध्र प्रदेश 1953 के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारी आई थी फजल कमेटी। ठीक है, उसके बाद आई थी फजल कमेटी, समझ गए? उसके बाद 14 और स्टेट बनी और 6 यूटीज बनी। ठीक है, 1956 में। वो देखो कौन कौन सी 14 स्टेट बनी, उसको हम याद करते हैं। उसको कैसे देखो, कौन कौन सी 14 स्टेट बनी थी? एक सबसे पहले बनी थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र बनी 1956 में, 1960 में। उसके बाद गुजरात बनी, उसके बाद नागालैंड बनी, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, ये स्टेट्स बनी। और क्या बनी? त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये सारी स्टेट बनी थी हमारी। ठीक है, फजल कमेटी के बाद। इसको कैसे याद करते हैं? अगर हम ऑर्डर वाइज करने, सबसे पहले कौन सी बनी थी इसको याद करते हैं। आम गुना है मैम तुसी गाओ और मौज कर लो। ठीक है, इसको आम से देखो, ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। एम से याद कर लो। ठीक है, एम से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। एम से क्या हो गया? महाराष्ट्र। जी से क्या हो गया? जी से क्या? गुजरात। एन से नागालैंड। एस से हरियाणा। ठीक है से हिमाचल। मै से मेघालय। एम से मणिपुर। ठीक है, उसके बाद टी से त्रिपुरा। एस से सिक्किम। जी से गोवा, गांव से गोवा, और से अरुणाचल प्रदेश, मौ से मिज़ोरम। ठीक है, ये सारी स्टेट बनी। सबसे लास्ट स्टेट कब बनी थी? 1987 में, मिज़ोरम। ये सारी स्टेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो गोवा थी ये पोर्टुगीज़ के अंदर थी। ये 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमारे इंडिया में जुड़ी थी। ठीक है, 56 अमेंडमेंट के बाद सबसे पहले ये यूटी बनी थी, फिर यूटी के बाद इसको स्टेट बना दिया था। समझ गए? अब थोड़ी देखते हैं ये निकली कहाँ से। ठीक है, 1960 में जो बॉम्बे था ना, हमारा बहुत बड़ा बॉम्बे था। बॉम्बे में से निकली 2 स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात। ये कहाँ से निकली? बॉम्बे में से निकली 1960 में। समझ गए?
सिक्किम सिक्किम स्पेशल केस है, अर्ली रूल्ड बाय, जो सिक्किम था इसमें कौन सी डायनेस्टी थी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चौगालिया डायनेस्टी थी, ठीक है, चौगालिया डायनेस्टी। सिक्किम में क्या थी, चौगालिया डायनेस्टी थी। तो इसको खत्म करके इसको भी इंडिया में लेके आए सिक्किम को, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। फिर इसको यूटी बनाया, फिर इसको कंप्लीट स्टेट का हुड कब लिया, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के इसको स्टेट बना दिया, ठीक है। जो अब गोवा वाला देखते हैं, गोवा मैंने कहा था ना ये पोर्टुगीज के अंदर था। देखो गोवा 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या बना था, यूटी बना था, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यूटी बना था, ठीक है। और डोमिनेंडू, ये दोनों चीज़ें किसके अंदर थी, पोर्टुगीज के अंदर थी। तो एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, गोवा और डोमिनेंडू को इंडिया में लेके आए, गोवा और डोमिनेंडू को इंडिया में लेके आए पोर्टुगीज से, ठीक है। फिर इसके बाद 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई। पहले तो ये यूटी बनती होती है, यूटी जो होती है वो उसको कौन कंट्रोल करता होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर 56 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, उसको स्टेट बना दिया गोवा को, समझ गए यहाँ तक। ऐसे ही दादर नगर हवेली 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यूटी बनी, ठीक है, यूटी बनी। नाउ मर्ज टू डोमिनेंडू, अब इसको किस में मर्ज कर दिया, डोमिनेंडू के अंदर मर्ज कर दिया। दादर नगर हवेली भी हमारे पास नहीं थी, तो इसको भी कैसे दिया हमने, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिया, ठीक है। उसके बाद मेघालय क्रिएटेड विद असम, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मेघालय बनी थी, किससे, विद असम, मेघालय असम से निकल गई थी, ठीक है, 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। मिजोरम में अरुणाचल प्रदेश क्रिएटेड एज यूटी, मिजोरम और यूटी, अरुणाचल प्रदेश को यूटी बना दिया था। ये सबसे पहले पार्ट किसके थे, पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बहुत बड़ी थी, उसके मिजोरम अरुणाचल पार्ट थे, उसको भी अलग करके इंडिया में अलग स्टेट बना दी, ठीक है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, ये कब बने थे, ये बने थे 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड कब बने थे, 2000 में, ठीक है। तेलंगाना कब बनी थी, 2014 में, ये सबसे लास्ट स्टेट बनी थी हमारी, 2014 में इसको स्टेटहुड मिला था, ठीक है। तेलंगाना 2014 में, समझ गए ये सारे जो स्टेट्स कैसे फॉर्म हुई, ठीक है। चलो यही था हमारा, नहीं अभी तो और भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन ऑफ सम स्टेट एट गैलेंस, ठीक है। कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, कुछ स्टेट के लिए, ठीक है। अब देखो उनके बारे में आर्टिकल कौन से, 371 से आर्टिकल स्टार्ट हो जाए, 371 ABCDEFGHIJ, ठीक है। देखो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है गुजरात, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजन मिली हुई हैं, वो किस में लिखी हुई हैं, 371 आर्टिकल में लिखी हुई है, ठीक है। नागालैंड की स्पेशल प्रोविजन किस में, A में लिखी हुई है। फिर असम की B में, C की मणिपुर में, D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, E में आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ई में लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो ई के अकॉर्डिंग बनाई थी 371 ई में, ठीक है। और स्पेशल प्रोविजन और रिस्पेक्ट टू सिक्किम वो किस में लिखी हुई है, एफ में लिखी हुई है। मिजोरम के बारे में लिखा हुआ जी में, इनके पास स्पेशल कुछ पावर्स हैं, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश की स्पेशल प्रोविजन ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की एच में लिखी हुई है, गोवा की आई में लिखी हुई है, कर्नाटका की जे में लिखी हुई है। इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं नाम आसमा जी के, ठीक है। एक आसमा नाम की लड़की थी, है, नाम क्या है आपका, नाम क्या है, नाम आसमा नाम की लड़की थी जो एक, वो जी के पढ़ रही है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। नाम से देखो एन से सबसे पहले ए वाला ना, गुजरात और महाराष्ट्र 371 है, उसके बाद हम ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। एन से नागालैंड, नाम से ए से असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, असम से सिक्किम, एम से मिजोरम, एम से अरुणाचल, जी से गोवा, के से कर्नाटका, ऐसे इसको याद कर लेंगे। नाम आसमा है, नाम क्या है, आसमा, एक आसमा नाम की लड़की जी के पढ़ रही है, नाम क्या है, आसमा जी के, ठीक है। एक चैनल का नाम क्या है, आसमा जी के, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात आपको ऐसे ही याद करने हैं, समझ गए। ये सारी स्पेशल प्रोविजन लिखी हुई हैं इसमें, समझ गए यहाँ तक। ये था हमारा पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2। हाँ पार्ट 2 कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ठीक है, कुछ नहीं होता, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। अब देखो पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है हमारा, स्टेट और यूटी के बारे में लिखा हुआ है, और पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 2 के बारे में। यूनिवर्स स्टेट के बारे में पार्ट 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, वो आर्टिकल 5 से लेके 11 में लिखा हुआ है, ठीक है। सिटीजनशिप, अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो लिखा हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में, आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। जो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है।
इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब कैसे सिंगल सिटीजनशिप, मतलब अगर आप इंडिया के मेंबर हो ना, अगर आपको आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है ना, तो आप किसी और देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। जैसे आप इंडिया के मेंबर हो, आपने यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑलरेडी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपको सिर्फ एक ही सिटी की क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, चाहे आप इंडिया की ले लो चाहे आप यूएसए की ले लो, ठीक है। ये वाला जो प्रधान ये वाला जो चीज़ है सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये कहाँ से ली है हमने, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है हमने सिंगल सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी हम आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन कॉन्वेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। बी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी वो लिखा हुआ है आर्टिकल 5 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, देखो ठीक है, सिटीजनशिप कैसे मिल सकते हैं, जब तो आप इंडिया में बॉर्न होगे, इंडिया में बॉर्न होगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इधर द पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, जब पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो, ठीक है, या ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या जो एक यहाँ पे बंदा रह रहा है वो कम से कम 5 साल तक इंडिया में रह रहा है ना, तो उसको क्या मिल जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझिए, ये 4 चीज़ें हैं, और भी चीज़ें होती हैं वो हम जहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बस एक बार यहाँ पे देख लो जो आर्टिकल 5 में लिखी हुई थी। इसके बाद आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया। कुछ पर्सन ने आज़ादी के टाइम क्या हुआ था, गलती से इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, तो उनको दोबारा इंडिया में लाने के लिए आर्टिकल 6 का यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड राइट टू सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अगला है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड राइट सिटीजन टू सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड राइट टू ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, ठीक। इसमें पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 7 में भी और 6 में भी, ठीक है। आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड राइट ऑफ सिटीजनशिप टू ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। कुछ पर्सन की राइट टू सिटीजनशिप आर्टिकल 8 में लिखी हुई है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जैसे हमारे, वो अगर बाहर चले जाएँ तो भी उनके पास सिटीजनशिप रहती है, ठीक है। वो किस में लिखा है, आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 9 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 9 में लिखा है, प्रोवाइड दैट इफ़ एनी पर्सन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप, ये यूएसए वाले अगर उनसे वॉलंटरी यूएसए की क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया का सिटीजनशिप 9 मोर रहेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको 9 से याद करने 9 से 9, अब वो इंडिया में सिटीजनशिप नहीं रहेगा, डुअल सिटीजनशिप नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक। कई स्टेट्स में है अलाउड, कई कंट्रीज में अलाउड है डुअल सिटीजनशिप, पर इंडिया में नहीं है अलाउड, ठीक है। तो 9 से ऐसे याद कर लेंगे। 6 और 7 किसके लिए हैं, पाकिस्तान के लिए। 8 किसके लिए हैं, कुछ स्पेशल पर्सन के लिए हैं, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्सन के लिए जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं, जैसे कुछ स्पेशल पर्सन, जैसे स्पेशल पर्सन हो गए हमारे एम्बेसडर्स हो गए, ठीक है। अब जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, अगर आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया और आपने आईएफएस की नौकरी ले ली, ठीक है, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में आपने ले लिया, और उनके पास भी कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं सिटीजनशिप, वो किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 8 में लिखे हुए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 10 में लिखा हुआ, आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, वो किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। ये आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो राइट ऑफ सिटीजनशिप का क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। समझ गए यहाँ तक, चलो। सिटीजनशिप देखो, बिफोर 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले जैसे हमारे थे, तो आर्टिकल 5 से लेके 8 तक थे, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेके 8 तक हमारे क्या थे, ये मैंने बताया था ना जब हमने कल वाला चैप्टर पढ़ा था, भी कुछ पर वो थे हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूट बनते सारे क्या करते थे, लागू कर दिया था। उसमें से एक चीज़ थी सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेके 8 तक हमने क्या कर दिया, साथ के साथ ही लागू कर दिया था, ठीक है, बिफोर 26 जनवरी 1950, ठीक है। और आफ्टर 26 1950 उनको हमने किसी ने सिटीजनशिप लेनी है तो उसको हम किसके अंडर रखेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर, ठीक है। 1950 के बाद सिटीजनशिप एक्ट आया, उसको बोलते हैं 1950 सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और अगर 26 जनवरी से पहले किसी को सिटीजनशिप लेनी है तो कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल 5 और 8। अगर उसके बाद लेनी है 26 जनवरी 1950 के बाद लेनी है, ठीक है। 26 जनवरी को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद किसी सिटीजनशिप लेनी है तो कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इंडिया में सिटीजनशिप लेने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट है। देखो कैसे सिटीजनशिप इंडिया में ले सकते हैं, बाय बर्थ, अगर आपका जन्म इंडिया में होगा तो आपका सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। बाय डिसेंट मतलब
आगे जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन है, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन मतलब 7 साल इंडिया में रहना चाहिए। जो बंदा अगर 7 साल इंडिया में रह गया ना, तो बाय रजिस्ट उसको फिर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आप सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। बाय नेचुरलाइजेशन मतलब नॉट ऑफ इंडिया, इंडिया में नहीं है वो। 12 ईयर ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अगर आप 12 साल तक इंडिया में रह रहे हो, नॉट ऑफ इंडिया, ये तो इंडियन बंदे के लिए था, ठीक है, इंडियन बंदे के लिए था जो इंडिया में रह रहा है। भाई 7 साल अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप नेचुरलाइजेशन मतलब अगर कोई फॉरेन का बंदा है, जैसे यूएसए का बंदा है, वो 12 साल अगर इंडिया में रह गया, अगर 12 साल इंडिया में रह गया तो वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा इंडिया का। और एक चीज़ और है, उसको एक इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए, मेंशन इन आर्टिकल। जो आर्टिकल 8 में हमारी हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी ना, उसमें से एक उसको एक लैंग्वेज आती है ना, इंडियन लैंग्वेज, और प्लस 12 साल वो इंडिया में रहा हुआ है, तो बाय नेचुरलाइजेशन वो क्या बन जाएगा, इंडिया का मेंबर बन जाएगा। ये इंडियन पर्सन के लिए, ये बाहर वाले पर्सन के लिए, ठीक है। अगर हमने बाहर की टेरिटरी अगर हमने किसी ये इंडियन पर्सन की कैसे रहे, ये आप पूछोगे 7 ईयर का, ठीक है। जैसे किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के यूएसए की सिटीजनशिप ले ली, ठीक है। फिर उसको क्या लगा, ये यूएसए अच्छा नहीं है, मुझे दोबारा इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, फिर ही मिलेगी उसको इंडिया की सिटीजनशिप दोबारा, ठीक है। ये नॉट फॉर इंडियन 12 साल और प्लस एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगला क्या है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरी। जैसे कैसे इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी, जैसे हमने गोवा ले लिया था अपने अंडर, तो जो गोवा के लोग हैं वो भी इंडिया में, उनको भी सिटीजनशिप मिल गई थी, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। अगर किसी की टेरिटरी हमने इंक्वायर कर ली तो उसको भी इंडियन की सिटीजनशिप ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। अब सिटीजनशिप को लूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय रेनोवेशन मतलब बाय ऑन विल, ठीक है। भी किसी ने साइन करके दे दिए फॉर्म के भी हम सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हैं इंडिया की, ठीक है, और कई किसी और देश में बसना चाहते हैं, ठीक है। बाय टर्मिनेशन मतलब वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री, ठीक है, किसी और कंट्री की क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की सिटीजनशिप क्या उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। बाय डेप्रीवेशन मतलब जैसे कोई आर्मी का बंदा है, उसने क्या कर दी, हेल्प कर दी, किसी की एनिमी कंट्री की हेल्प कर दी एट वॉर टाइम, तो क्या हो जाएगा, वो इंडिया से देश विरोधी हो जाएगा, उसको देश से निकाल देंगे, सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। समझ गए, ये सारी चीज़ें हैं हमारी 1 2 3 4 सिटीजनशिप लूज़ करने के लिए, और सिटीजनशिप गेन करने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे सिटीजनशिप मिल सकते हैं, इससे लूज़ हो जाएगी, समझ गए। अब 1950 जो हमारा 1955 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, उसमें एक बार अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी, 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का। उसमें क्या था, पीपल ऑफ 9 कमिटीज़, जो 6 कमिटीज़ के पीपल हैं ना, 6 कौन कौन सी कमिटी, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, ठीक है। इनके जो पर्सन है, ये 3 कंट्रीज़ में रह रहे हैं। कौन कौन सी 3 कंट्रीज़ में रह रहे हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कैन एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। हैव टू लिव ओनली 6 ईयर, सिर्फ 6 साल तक रहना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है। इनको देख कितने साल तक रहना पड़ेगा, 12 साल तक, ठीक है, 12 साल तक रहना पड़ेगा बाय नेचुरलाइजेशन। पर जो ये हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, ठीक है, ये कमेटी के लोग हैं ना, और कौन कौन से देश में, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो इनको सिर्फ 6 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, उनको क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी। ये क्यों आई थी, क्योंकि ये कह रहे थे हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिज़्म, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, कहाँ पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। पर इसमें मुस्लिम्स का जिक्र नहीं था, ठीक है। डिस्प्यूट इसमें लड़ाई की हुई थी क्योंकि इसमें मुस्लिम्स का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। इसके कारण इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी। समझ के 2019 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। चलो, यही था आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने 3-4 चीज़ें करी। प्रेम्बल कर लिया आज के लेक्चर में हमने। पार्ट 1 कर लिया, ठीक है, जिसमें यूनियन और स्टेट्स के बारे में पढ़ा, और पार्ट 2 कर लिया। पार्ट 2 में क्या पढ़ा, सिटीजनशिप, ठीक है। ऐसे करके हम अब पार्ट 3 पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। पार्ट 3 क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स कवर कर देंगे और हमारी पॉलिटी को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो, यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, इसको लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना मत भूलना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इस सारे जो लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स हैं वो मिल गए आपको एग्ज़ाम सफलता टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।